हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ, जिसे हम इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे ओम्स लॉ का प्रूफ और ओम्स लॉ के लिमिटेशंस की बात करेंगे। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर की हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे हम इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, जिसे 1828 में जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने किया था। उन्होंने किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कराया था किसी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने अप्लाई किया था वो और जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो हुआ था, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया था उन्होंने। तो उस रिलेशन को ही ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो वही आज हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे, किस तरह से उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन लिए थे। तो इसके लिए सबसे पहले एक कंडक्टर लिया, आप भी ले सकते हैं, लैब में कर सकते हैं सिंपली। और इस कंडक्टर में सपोज हमने कनेक्ट किया इस कंडक्टर को बैटरी के थ्रू। ओके, बैटरी के थ्रू हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, तो जो कंडक्टर हमने लिया है इसमें कुछ चीज़ें हमें यहाँ पहले ध्यान रखनी होंगी। जैसे इसका हमको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ठीक है। टेम्परेचर, इसकी लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनको हम अनचेंज रखेंगे या फिर कहें कांस्टेंट रखेंगे। ओके, और हमने यहाँ पर बैटरी के थ्रू यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो यहाँ हम वोल्टेज रेगुलेटर साथ में यूज़ करते हैं, तो उसका हम यहाँ सिंबल बना देते हैं कुछ इस तरह से। इसकी बात करेंगे अभी हम, रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। तो इसका एक सिंबल बना देते हैं, एक एरो बना देते हैं इस तरीके से क्रॉस। तो ये शो करता है कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है इसको हम वेरी कर सकते हैं, मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐसा स्विच जो इस बैटरी की वोल्टेज को वेरी कर सके। जैसे जैसे हम वोल्टेज को यहाँ चेंज करेंगे तो हम करंट को यहाँ देखना है हमें यहाँ पर एक्चुअल में, क्योंकि V और I का रिलेशन हमको देखना है। सपोज यहाँ हमने V वोल्टेज अप्लाई किया और इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो करेगा, उसे मेज़र करने के लिए यहाँ हमने एक एमीटर लगा दिया A, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और ये जो कंडक्टर हमने लिया है, इस कंडक्टर पर जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है वो इन दोनों ही एंड्स के अक्रॉस है। सिंपल सी बात है। तो इसको मेज़र करने के लिए यहाँ हमने एक वोल्टमीटर भी लगा दिया, ठीक है। वोल्टमीटर दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता रहेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। तो वो मेज़र करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये पार्ट यहाँ पे नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर को आप कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा सर्किट हो जाएगा। इस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना है, वोल्टेज को चेंज करना है और यहाँ करंट की हमको रीडिंग लेनी है। देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, सिंपल है। तो उसके हम कुछ रीडिंग्स लेंगे यहाँ पर। तो देखिए वोल्टेज और करंट के लिए हम एक एज्यूम कर लेते हैं, एक चार्ट एज्यूम कर लेते हैं, एक टेबल एज्यूम कर लेते हैं। वोल्टेज V, उसे वोल्ट में ले लेते हैं, इन वोल्ट, और यहाँ करंट को ले लेते हैं हम इन एम्पियर। ओके, कोई भी हम एक टेबल बना लेते हैं एज्यूम करके। सपोज यहाँ हमने वोल्टेज को रखा 0 वोल्ट, स्टार्ट की बात की, तो यहाँ करंट भी 0 रहा। फिर हमने वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज़ किया, सपोज हमने 2 वोल्ट कर दिया, तो करंट इंक्रीज़ हो गया, 1 एम्पियर करंट आ गया। 4 कर दिया हमने वोल्टेज को, 2 एम्पियर करंट आ गया। 6 कर दिया वोल्टेज को, 3 एम्पियर करंट आ गया। 8 वोल्ट कर दिया हमने किसको, वोल्टेज को यहाँ पर बैटरी से, तो यहाँ सपोज ये 4 एम्पियर करंट आ गया। 10 वोल्ट, ये धीरे धीरे करके हम इसे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ इस तरह से इंक्रीज़ किया वोल्टेज को। तो हमने रीडिंग कहाँ ली इसकी, एमीटर में। एमीटर में इसमें जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो यहाँ शो होता रहेगा, उसे हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये रीडिंग्स आई। यहाँ हमने देखा, देखिए वोल्टेज को 2 से 10 कर दिया हमने, 2 से 10 कर दिया, मीन्स 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया हमने वोल्टेज को, 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। करंट भी यहाँ देखो, करंट भी 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। जैसे जैसे हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे करंट हमको इंक्रीज़ होता मिला। ये तो एज्यूम की है हमने रीडिंग, आप
लैब में करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्वेशन को लेंगे, तो वहाँ इसी तरीके से आप देख पाएंगे रीडिंग कुछ इस तरह से ही इंक्रीज होंगी, बिल्कुल लीनियरली। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो यही ओम्स लॉ था कि V और I में जब हमने रीडिंग ली तो देखा कि दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो सर्किट में करंट भी लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस वॉज द ओम्स लॉ। इसके लिए हमने क्या रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, इसकी लेंथ को कांस्टेंट रखा, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखा। क्यों रखे ये कांस्टेंट, इसकी भी हम बात करेंगे अभी डिटेल में जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ओम्स लॉ को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference ठीक है। V is directly proportional to I, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, ठीक है। तो इसके एंड्स के अक्रॉस जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, करंट, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन उसकी अनचेंज रहें, प्रोवाइडेड या फिर कहें कीपिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल conditions remains unchanged. Okay, so this is the Ohm's law. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor provided temperature and other physical conditions remains unchanged. तो ये फिजिकल कंडीशंस हैं इसकी कि टेम्परेचर को हम क्यों चेंज नहीं कर रहे, इसकी भी बात करेंगे। फिजिकल कंडीशन में इसकी लेंथ हो सकती है इस कंडक्टर की, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है, और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको भी चेंज नहीं करना है। तो एक ही फिजिकल कंडीशन में हमने ये रीडिंग यहाँ पर ले ली है। सो दिस इज द ओम्स लॉ, ओके। इसी को ओम्स लॉ के नाम से जाना गया, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहां हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं R, और इसी R को हम कहते हैं यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा R, ठीक है। अब ये R किस पर डिपेंड करेगा, ये R डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर हमने यूज़ किया है उसकी नेचर पर ये डिपेंड करेगा। नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, इसके टेम्परेचर, लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इसका मटेरियल ही हम चेंज कर दें, कोई और मटेरियल ले लें, जैसे कॉपर का है, कभी सिल्वर का है, कभी एल्युमिनियम का है, तो इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए ये होता क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर हम इस रेजिस्टेंस की लेंथ को चेंज कर दें या फिर कोई दूसरा कंडक्टर ले लें, अभी हमने लिया है ये कंडक्टर नंबर 1, ठीक है। अगर हम चेंज करके कोई दूसरा कंडक्टर ले लें यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यस
एक और कंडक्टर हमने ले लिया, चलिए उसके लिए भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक दूसरा कंडक्टर लिया हमने दिस, ठीक है। यहाँ भी हमने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया और एक बैटरी के थ्रू हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। एक हमने यहाँ पर एमीटर यूज़ कर लिया टू कैलकुलेट करंट, और यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया टू नो वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। ये नंबर 2 यूज़ किया हमने कंडक्टर। अभी रेजिस्टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा एक रीडिंग और ले रहे हैं हम, ओके। मीन्स एक एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं दूसरा, इसी तरह से जैसे ये रीडिंग ली थी, है ना। तो यहाँ हमने फिर से यही चीज़ को रिपीट किया और वोल्टेज और करंट इसको मेज़र किया। यहाँ हमने देखा 0 था वोल्टेज, तो करंट भी 0 था, वोल्ट में और एम्पियर में ही ले रहे हैं। अगर हमने सपोज यहाँ 2 वोल्ट लिया, यहाँ सपोज करेंगे 3 वोल्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो इसमें देखा कि यहाँ पर 1 एम्पियर करंट हमको तब मिला जब हमने 3 वोल्ट किया, तब हमको 1 एम्पियर मिला। यहाँ 2 वोल्ट पर 1 एम्पियर मिल रहा था। यहाँ से हमको चेंज करना होगा वोल्टेज को, तो यहाँ से हमने वोल्टेज को चेंज किया तो सिंपल है, यहाँ पे करंट चेंज होगी। तो जो करंट मिला हमको 1 एम्पियर मिला। फिर हमने इसको कर दिया 6 वोल्ट, तो यहाँ जब जाके हमको 2 वोल्ट मिला, यहाँ 4 वोल्ट पे ही 2 वोल्ट मिल पा रहा था, ठीक है। इन चीज़ों को देख लेंगे आप क्लियरली। 0 पे ये 0, 2 पे ये 1, 4 पे ये 2, 6 पे ये 3, 8 पे ये 4 और 10 पे ये 5, ठीक है। अगर हमने 6 किया तब जाके 2 वोल्ट मिला। फिर हमने इसको 9 वोल्ट कर दिया तो हमको 3 एम्पियर करंट मिला, ठीक है। और थोड़ा इंक्रीज़ किया, 12 वोल्ट कर दिया तो 4 एम्पियर करंट मिला। 12 के बाद हमने 15 वोल्ट कर दिया, तब जाके हमको करंट 5 एम्पियर मिला, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडक्टर है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ भी देखिए 5 टाइम्स ये इंक्रीज़ हो गया है क्या वोल्टेज, तो करंट भी यहाँ पर 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो ये दूसरा कंडक्टर है, किसी और कंडक्टर के लिए हमने ये रीडिंग्स ली हैं, ठीक है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा था, और यहाँ भी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। और यहाँ भी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन रेजिस्टेंसेस की अगर हम जब बात करते हैं, देखिए यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि ज़्यादा वोल्ट देने पर वही करंट हमको मिल रहा है, यहाँ कम वोल्ट पर ही वही करंट मिल पा रहा है। तो ये इस कंडक्टर की कोई प्रॉपर्टी दूसरी है, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी कोई दूसरी है, जो कि अलग अलग करंट हमको दे रही है। और वो प्रॉपर्टी है क्या? देखिए वही प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। कैसे? करंट कैसे फ्लो होता है किसी कंडक्टर में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप पढ़ चुके हैं इसको, पहले पढ़ चुके हैं, हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जैसे ही हम बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं ड्रिफ्ट करना टुवार्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, एक्सीलरेटेड होते हैं। तो इसको क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलते हैं अपने रास्ते में? पॉजिटिव मेटल आयंस मिलते हैं। उनके साथ क्या होता है? फ्रिक्वेंटली कोलिजन होता है, बार बार कोलिजन होता है, टकराते हैं ये। इसके अंदर इनको क्या मिलते हैं? पॉजिटिव मेटल आयंस मिलते हैं, उनसे ये कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करने पर क्या होता है? इनका जो मोशन है वो अपोज होता है, ठीक है। मोशन का जो अपोजिशन है वो कौन कर रहा है? ठीक है, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर के अंदर जो मेटल आयन है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के ही तो मेटल आयन बने, उसके अंदर पॉजिटिव मेटल आयन बने, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी है, कितने मेटल आयन है, कितने पॉजिटिव मेटल आयन है, कितने एटम्स हैं, क्या है, वो तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो वो कंडक्टर मोशन को अपोज करेगा, उसी अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कि इसमें कुछ और है पॉजिटिव मेटल आयंस, इसमें कुछ और है, मीन्स नंबर्स में हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंटली कोलाइड करता है तभी तो ड्रिफ्ट कर करके आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, वही तो करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। इसमें भी करंट फ्लो होगा, किस वजह से? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से। तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर ही तो चार्ज है, उसका जो मोशन का जो अपोजिशन हो रहा है वो कौन कर रहा है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी कर रही है, ठीक है। तो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी कर रही है, इसकी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी मोशन को अपोज कर रही है, उसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ हमको 2 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट मिला, यहाँ 3 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट मिल रहा है हमको, ठीक है। ये भी एम्पियर में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कौन सी प्रॉपर्टी? रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है। इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर
चार्जेस के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है। चार्जेस का ही तो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसी की वजह से करंट फ्लो होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं, होपिंग होती है, लेकिन एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमको सिंपल सी बात क्या है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है। जो चार्जेस का जो फ्लो है उसका क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, वही क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सी लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन फेस बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, एक अपोजिशन है जिसे चार्जेस फेस करते हैं, कब, जब वो मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर से, सिंपल सी बात। सो दिस इज रेजिस्टेंस। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका रेजिस्टेंस कुछ और है, सपोज इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये एक ही मटेरियल का है, सपोज कॉपर का है, ये ध्यान रखना, और ये भी कॉपर का है, तो कॉपर के अलग अलग हम वायर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कंडीशन के, तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक ही मटेरियल के हो सकता है सेम लेंथ के, सेम लेंथ का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, टेम्परेचर तो वैसे ही सेम रखना है, इसका टेम्परेचर भी T रखना है, इसका भी टेम्परेचर हमको T रखना है। क्यों रखना है इसकी भी हम बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस का बेसिक कॉज क्या रहा, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन, फ्रिक्वेंटली कोलिजन ऑफ द फ्री चार्जेस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी की वजह से रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसका मोशन का क्या होता है, अपोजिशन होता है। तो यहाँ कॉपर का है, यहाँ भी कॉपर का है, ठीक है। अगर हम सेम लेंथ का और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, जैसा ये 1 है ना, 1 की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा ही एक और रेजिस्टेंस ले लें हम किसी दूसरे मटेरियल का, सपोज के अभी ये कॉपर का है, दूसरा हमने एल्युमिनियम का ले लिया, तो उसका भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज होने पर भी, एक ही मेटल का या एक ही मटेरियल का कंडक्टर है तो उसका भी रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है बात। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसका कॉज क्या है, बेसिक कॉज क्या है इसका, हाँ, कोलिजन ऑफ द फ्री चार्जेस या फिर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन इज द बेसिक कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, सिंपल। सो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा इसकी भी बात करेंगे जब हम प्रूफ करेंगे उसका। देखिए टेम्परेचर पे सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम टेम्परेचर इसका चेंज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कोलिजन है, कोलिजन सिंपल फ्री चार्जेस का तो कोलिजन होता ही है, किसके साथ, मेटल आयंस के साथ होता है, उसी की वजह से करंट फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो। अब चार्जेस के फ्लो को मोशन, जो चार्जेस का जो मोशन है उसको अपोजिशन मिल रहा है, तो क्या होगा, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रिक्वेंटली कोलिजन हो रहा है वो बढ़ जाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, है ना, तो वो बढ़ जाएगा। कोलिजन का जो एम्पलीट्यूड है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन के साथ साथ ये ड्रिफ्ट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वो तेजी से इधर उधर इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा, तो क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, है ना, कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे, साथ ही वो ड्रिफ्ट करेगा। तो जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब अपोजिशन ही ज़्यादा हो जाएगा तो अपोजिशन ही तो रेजिस्टेंस है ना, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर ये रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो हमको टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना है, लेंथ को भी हमें कांस्टेंट रखना है। क्यों रखना है इसकी भी हम अभी बात करेंगे। देखिए सिंपल सी बात, देखिए अगर यहाँ हम यहीं देख लें इस चीज़ को, फिजिकल कंडीशन में, नेचर ऑफ द कंडक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। टेम्परेचर, उसका लेंथ को हम देखो इंक्रीज करते हैं तो क्या है, यहाँ लेंथ कम है, यहाँ लेंथ हमने इसकी ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा, जो अपोजिशन है वो ज़्यादा मिलेगा। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये इतनी लेंथ है और सेम क्रॉस सेक्शन की ये लेंथ है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कराने में आसानी होगी, इसमें से करंट फ्लो कराने में हमको परेशानी होगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा उसको ट्रेवल करना पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जो मोशन है उसका ज़्यादा अपोज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, वही चार्ज और ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है, और खुल के फ्लो होगा तो तेज़ी से फ्लो होगा चार्ज, सिंपल सी बात है। या फिर कहें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे या ज़्यादा पॉजिटिव आयन फ्लो हो पाएंगे, तो यहाँ से चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें से चार्ज कम फ्लो होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, पतला होगा कंडक्टर, तो
कम चार्ज फ्लो होगा, ज़्यादा मोटा होगा तो कंडक्टर ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा। सिंपल सी बात है, एक पाइप पतला है तो पानी कम जाएगा, उससे ज़्यादा चौड़ा है तो पानी ज़्यादा जाएगा, सिंपल सी बात। तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे, ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब, इसका मीन्स कि अपोजिशन हमको यहाँ कम मिल रहा है, रेजिस्टेंस उसका कम है, अपोजिशन ही क्या है, रेजिस्टेंस है। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इनको जब हम कंबाइंड करते हैं तो यहाँ एल अपॉन ए कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज़ करते हैं हम, एल अपॉन ए। रो इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। ओके। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये मटेरियल चेंज होने पर चेंज होती है। सेम वायर, सेम लेंथ का या फिर डिफरेंट एक ही मटेरियल का, जैसे कॉपर है, इसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, इस वायर की भी रेजिस्टिविटी एक रहेगी, इसकी भी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेकिन इनके कंडक्टर्स के, इन दोनों कंडक्टर्स के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी क्योंकि दोनों ही कॉपर के वायर हैं। रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है, जब हम मटेरियल को चेंज करेंगे, ठीक है, दूसरा मटेरियल लेंगे, जैसे कॉपर के बाद एल्यूमिनियम ले लिया या फिर टंगस्टन ले लिया, मैग्नीज ले लिया, कोई भी एलॉय ले लिया। अभी बात करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी में, डिटेल में पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी को हम, ठीक है। क्यों ये चेंज नहीं होती, एक ही मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है, क्यों कांस्टेंट रहती है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब रेजिस्टिविटी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे ये बता दिया है कि आर इज दिस, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जब रेजिस्टिविटी को हम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इस शॉर्ट में रेजिस्टेंस के बारे में ये ले लिया था थोड़ा सा। सो रेजिस्टेंस क्या है, इसको नोट कर लेते हैं पहले। रेजिस्टेंस इज व्हाट, अपोजिशन फेस बाय द चार्जेस। नोट कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, ओके। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसका अपोज होता है, उसके मोशन का अपोज होता है। कोई भी किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी है उसकी, इस कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस को कैसे अपोज करेगा, इस कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस को कैसे अपोज करेगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of a conductor by virtue of which it opposes the flow of चार्जेस थ्रू इट, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन फेस्ड बाय द चार्जेस ही फेस करते हैं, वही अपोजिशन होता है रेजिस्टेंस। वाइल कब, जब वो मूव करते हैं किसी कंडक्टर से, वाइल मूविंग इन अ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस को आप कैसे भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड दिस इज ओम्स लॉ। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। नोट कर लेंगे ओम्स लॉ को। इसकी यूनिट होती है, देखिए जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इनके रेस्पेक्ट के लिए यूनिट दी गई।
ओम। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम जो फिजिसिस्ट थे उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट दी गई ओम। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, OHM। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब 1 ओम कितनी बड़ी यूनिट होती है, आप इसे फील कैसे करोगे, हाउ बिग इट 1 ओम। सो सिंपल है कि V इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू IR, सो सॉरी R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, सॉरी फॉर दिस, V इक्वल्स टू IR, सो R विल इक्वल्स टू V अपॉन I। यहाँ पर देखिए, अगर हम V को 1 वोल्ट कर दें, अगर हम यहाँ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी कंडक्टर से, कोई कंडक्टर है हमने इसको लिया, वहाँ हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो हमको जो करंट मिलता है वी फाइंड 1 एम्पियर। अगर कोई पर्टिकुलर कंडक्टर गिवन है, उसको हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के अक्रॉस, तो हमको 1 एम्पियर करंट मिलता है। तो उस जो कंडक्टर को यूज कर रहे हैं वो कंडक्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो होगा 1 ओम। सिंपल है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm if a current of 1 ampere is flowing through a conductor on applying 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ अप्लाई किया, ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, so resistance is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere is flowing through a conductor on applying 1 volt potential difference across the ends of the conductor। तो उस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, 1 ओम। तो 1 ओम इतनी बड़ी यूनिट होती है, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम 1 ओम। अब इसको देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, तो उस कंडक्टर को हम कहेंगे उस टाइम पे रजिस्टर, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो रजिस्टर सिंपल है, रजिस्टर्स को हम कैसे दिखाएंगे, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, या कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर को हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे, लाइक दिस। ओके, इसको एक हम बॉक्स से भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस। ये किसी भी सर्किट में हम इसे यूज करेंगे रजिस्टर को। और देखिए, वेरिएबल रजिस्टर होगा, एक होगा वेरिएबल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हम वैरी कर सकते हैं। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका हम रेजिस्टेंस भी वैरी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने लगा दिया और उसका रेजिस्टेंस हम वैरी कर पाएंगे, उस केस में हम कहेंगे उस वेरिएबल रजिस्टर कहेंगे उसको। और उसका जो रजिस्टर सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक एरो लगा देंगे हम, ये शो करेगा कि दिस इज वेरिएबल रजिस्टर। अगर बॉक्स में शो करेंगे तो बॉक्स में एरो लगा देंगे आप, लाइक दिस। ठीक है, ये फिक्स रजिस्टर है, आप इसको फिक्स रजिस्टर कह सकते हैं। दिस इज फिक्स्ड रजिस्टर। ओके, फिक्स्ड रजिस्टर, दिस इज वेरिएबल रजिस्टर। और एक होगा पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर जो पोटेंशियल को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे हमने बैटरी में शो किया है,
उसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर जो पोटेंशियल को डिवाइड करेगा, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। वो होगा लाइक दिस, जो रिहोस्टेट में हम यूज़ करते हैं। अगर बॉक्स की फॉर्म में शो करना चाहेंगे तो आप इसे ऐसे शो कर देंगे, ठीक है, दिस इज। तो कोई भी कंडक्टर है या मटेरियल है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, एनी कंडक्टर दैट हैज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर क्या होता है? कोई भी कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, दिस इज दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर, सिंपल। तो रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से हम यहाँ शो करेंगे। व्हाट इज 1 ओम, कितना बड़ा होता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर हम V और I तो हमने देख ही लिए हैं, इनके ग्राफ देखते हैं कि ये जो V और I की रीडिंग आई हैं इनके ग्राफ्स कैसे होंगे, ठीक है। ग्राफ को और देख लेते हैं कैसे होंगे। रेजिस्टेंस आपने देख लिया, आप इसे नोट कर लेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस। V और I के जो ग्राफ हैं वो देखते हैं कि V और I, सिंपल सी बात है, देखिए जैसे जैसे V चेंज हो रहा है उतने ही टाइम्स करंट चेंज हो रहा है कंडक्टर से, ठीक है। तो सिंपल जो ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ ही आएगा। देखिए यहां हम देखिए ग्राफ दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर करंट लिया लाइक दिस, और वाई एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया, ओके। जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमको यहां पर एक लाइन मिलेगी लीनियर, ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक सिंपल लाइन मिलेगी हमको। आप जानते ही हो कांस्टेंट, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था तो एक सिंपल लाइन मिलती थी, एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। सो करंट इज वेरिंग लीनियरली हियर, यहाँ पे भी करंट लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी करंट लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए स्लोप सेम है इसकी, सब जगह एक ही स्लोप है, कहीं पर भी देख लीजिए आप, सब जगह थीटा है, थीटा यहाँ देख लिए तो थीटा, वही थीटा है सब जगह, तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू ही हम साथ में। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट ग्राफ के थ्रू हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल है कि V अपॉन I इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए यहाँ हम थीटा जो है इसका 2 पॉइंट ले लिए हमने कोई भी, ये लाइक दिस, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने यहाँ पे, आप इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट, और ये हो जाएंगे यहाँ पे, ये हमको देगा dV और यहाँ देगा हमको ये DI, ठीक है। एक्स एक्सिस पे करंट है तो स्मॉल करंट, स्मॉल चेंज इन करंट और स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, दिस इज dV। तो यहाँ जो स्लोप होगी, जो थीटा होगा, एंगल सब जगह सेम है स्लोप, ठीक है। तो वो कितना होगा थीटा? थीटा विल बी इक्वल्स टू, या फिर कहें हम tan थीटा विल इक्वल्स टू, स्लोप होगी वो, और स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? dV, और बेस कितना होगा? DI, ओके। तो dV अपॉन DI, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे रेजिस्टेंस R, ठीक है बात। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे ये वाली वैल्यूज़ हैं 0, 2, 4, 6, 8, कुछ इस तरह से जाएंगे। ऐसे ही करंट की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। तो वहाँ जो भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये 2 पॉइंट हैं 8 और 6 वोल्ट पे, तो 8 - 6 2 वोल्ट हो गया ये, 8 और 6 पे, और ये 3 और 4 इस बीच में मान लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 3 और 4, 1 एम्पियर का करंट ये हो गया। तो 2 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर कितना होगा? 2 अपॉन 1, तो कितना आएगा रेजिस्टेंस उसका? 2 ओम आ जाएगा, सिंपल, इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा बताया था मैंने कि अगर आप एक्स एक्सिस पे V ले लें और वाई एक्सिस पे I ले लें, करंट को ले लें, तो क्या होगा इस कंडीशन में? देखिए लाइक दिस, यहाँ हमने वोल्टेज ले लिया, यहाँ करंट ले लिया, तो देखिए स्लोप हमको क्या देगा उस कंडीशन में? जो थीटा है यहाँ तो DI है वाई एक्सिस पे, और यहाँ DV है एक्स एक्सिस पे। तो इस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमको? दिस इज इन ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2। तो ये हो जाएगा ग्राफ 1 से।
ग्राफ 2 से देखेंगे हम तो देखिए वहाँ tan थीटा हमको क्या देगा, tan थीटा इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी वी देगा हमको, डी आई अपॉन डी वी, जो कि क्या है, स्लोप है ना, ये भी क्या है, स्लोप है, इसको भी नोट कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो स्लोप। तो इस सेकंड ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देगा, डी आई अपॉन डी वी, या फिर इसको 1/r कह सकते हैं, क्योंकि ये डी वी अपॉन डी आई आर है, तो डी आई अपॉन डी वी क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो सेकंड ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देगा, 1 रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, उनको डी आई को ऊपर नीचे कर दो, फिर 1/r कर दो, सिंपल सी बात है। tan थीटा निकालेंगे आप तो 1/r निकल के आएगा, जो भी स्लोप आएगी यहाँ से निकल के उसका उल्टा कर दो, वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया, सपोज देखिए अलग अलग के, इसके लिए R1 R2 ये ग्राफ तो अलग अलग है, यहाँ हमने माना कि ये R1 के लिए है, ठीक है, R2 के लिए हमने एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा देखिए यहाँ पे हम देखें तो V/I देखिए सब जगह 2/1 4/2 2 आएगा। यहाँ इस वाले जो टेबल से आप देखेंगे तो R कितना आएगा, कभी भी देख लेना, V/I कितना आएगा, 2/1 6/3 V/I 6/3, सिंपल सी बात। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम। यहाँ देखना रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ देखिए वोल्टेज अपॉन करंट 3/1, तो 3 ओम आ जाएगा। किसी में भी देख लीजिए 6/2, तो 2 3 6, तो वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है, तो 3 ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस R2 ये है और R1 ये है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो बड़ा आएगा। सिंपल सी बात है कि जिसका थीटा ज़्यादा होगा, ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो R1 को हमने ऐसे शो कर दिया इस ग्राफ पर, तो R2 को इसी ग्राफ पर कैसे शो करेंगे हम, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो इसकी स्लोप भी ज़्यादा होगी, तो R2 को हम इस ग्राफ पर ऐसे यहाँ शो करेंगे, ठीक है। ये देखो एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्लियर है ना। तो इस ग्राफ में हम शो कर पा रहे हैं कि R2, इसे थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं यहाँ ये R1 के लिए है और ये R2 के लिए है, R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि स्लोप ही क्या है, रेजिस्टेंस। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये किसके लिए है, इसे मान लिया हमने कि ये अगर R1 के लिए है, ये वाला ग्राफ दिस लाइन इज फॉर R1, तो R2 के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो थीटा जो है वो स्लोप नहीं दे रहा, वो 1/r देगा हमको, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्लोप कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। सेकंड ग्राफ में क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्लोप कम होगी, तो और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। तो कम रेजिस्टेंस किसका है, R1 का है, तो R1 की स्लोप यहाँ ज़्यादा आएगी, ये R2 हो जाएगा फिर, और ये R1 हो जाएगा। ओके, ये वाला एंगल जो है स्लोप देगा, सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल स्लोप देगा। ओके, तो इस ग्राफ में देखिए R1 नीचे है और इस ग्राफ में R1 ऊपर है, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है, अगर V को नीचे ले लेंगे I को ऊपर ले लेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो VI ग्राफ का स्लोप आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस देगा और ये IV ग्राफ का स्लोप आपको 1/r देगा, ठीक है, उसका आप रिवर्स कर लेंगे। सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें देखते हैं इसका प्रूफ, V और I वाला जो प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो हमने देख लिया है, इसका प्रूफ देखते हैं। एक और प्रूफ है इसका, उसकी भी स्टडी कर लेते हैं। नाउ प्रूफ, वी कैन सी प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो अब हम इसका एक प्रूफ और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उसके बेसिस पर हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमने इलेक्ट्रिक करंट का एक रिलेशन देखा था, है ना। इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD,
पहले देख चुके हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन था क्या था, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है, यही रिलेशन था। यहाँ पर I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, सपोज I इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, V पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया हुआ है ना, यहीं पर हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर 2 के लिए सपोज कर लिए हैं इस चीज़ें। N क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कंडक्टर हमने यूज़ किया है इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो है यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये कांस्टेंट होता है। ए क्या है, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं इनकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, मींस ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव एंड होगा, यहाँ नेगेटिव एंड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है जिससे ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से करंट होता है, उसका रिलेशन ये हम कर चुके हैं, ये रिलेशन है, इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन हमने किया था, वो क्या आई थी वैल्यूज ना, उसका भी रिलेशन था वी डी। वी डी इक्वल्स टू कितना था, आप याद करो तो माइनस ई अपॉन एम, एंड दिस इज टॉ एवरेज। टॉ एवरेज क्या था यहाँ पर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम रहता है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर कोलिजन कहीं पर भी होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड कर रहा है, या फिर किसी एटम से कोलाइड कर रहा है, या फिर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, तो जितनी देर वो फ्री रहता है, मीन्स जितनी देर वो किसी से कोलाइड नहीं करता, वो उसका एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में, वीडियोस में आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में जो लेक्चर हमने किया था, इसका जो रिलेशन किया था वहाँ डिटेल में स्टडी किया था। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो ये होता था, ठीक है। तो ये रिलेशन हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके में, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ये रिलेशन जानते हैं, इसको हम एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दिस इज वी डी, ठीक है, नॉट पोटेंशियल, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैग्नीट्यूड हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस साइन को हटा देंगे, तो क्या यूज़ करेंगे हम, ई अपॉन एम टॉ एवरेज। देखिए सिंपल हम यहाँ पे टॉ ले लेते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ही समझेंगे हम इसको, ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो हमारे डेरिवेशन में, तो इसकी वजह से हम टॉ ले लेते हैं सिंपल। तो यहाँ इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू एन ई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जो भी हमने कंडक्टर यूज़ किया है, एन इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और वी डी इज दिस, इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं वी डी से, ई अपॉन एम एंड टॉ। देखिए अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता है, ये वाला रिलेशन आप एग्जाम में है और आपको ध्यान नहीं रहता, तो आप इसको शॉर्ट में आप ध्यान कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान रखने के लिए, बस नॉट ए डेरिवेशन फॉर दिस। v if drift velocity, if u is initial velocity is 0, then a equals to force upon mass, okay, और t is average relaxation time, टाइम की तरह ले सकते हैं आप टॉ को, t को टॉ कह दिया, फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, q इंटू ई, ओके, q इंटू ई होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, e इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू ई हो जाएगा, तो ई इंटू ई, एफ इक्वल्स टू दिस, तो ई इंटू ई, और एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टो इज दिस। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, वी डी इज दिस इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसको आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। देखिए ये माइनस साइन क्या शो करता था यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा इसका एक माइनर प्रूफ है, तो इससे ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पे।
लेकिन एग्जाम में आपको ये वाला प्रूफ नहीं देना, जो हम कर चुके हैं वीडियो में वही प्रूफ से आपको एग्जाम में दिखाना है, अगर इसका डिटेल आता है तो, अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो, ठीक है। यहाँ पर इतना हो जाएगा, आप इसे और सॉल्व करेंगे तो एन ई स्क्वायर हो जाएगा, ए दिस इज टो एन ई अपॉन एम, ओके। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये कितनी लेंथ पर है, ठीक है, एल लेंथ पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इक्वल्स टू आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है V अपॉन डी, है ना, बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं हम इसको चैप्टर 2 में। V पोटेंशियल, सॉरी V इज पोटेंशियल, V अपॉन डी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, वोल्ट पर मीटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है कि यूनिट लेंथ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे ध्यान करने के लिए मैं बता सकता हूँ आपको शॉर्ट में, जल्दी से आप इससे याद कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई इक्वल्स टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर, और ये क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल होता था वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, याद कर लीजिए आप। तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन आर मीन्स पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस तो हो सकता है यहाँ पर ये, तो वी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, एल है हमारी इसकी वायर की, तो यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल यहाँ पर हम पुट कर देंगे सिंपल, सो ई एन ई स्क्वायर ए टो वी अपॉन एल अपॉन एम, तो क्या हो जाएगा सिंपल रिलेशन, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टो वी अपॉन एम एल, ओके। यहाँ हमको v अपॉन आई निकाल लेना है, क्योंकि प्रूफ करना है तो हमको v अपॉन आई चाहिए, तो यहाँ से हम v अपॉन आई निकालेंगे, तो v के नीचे आई ले आएंगे, एम एल इधर आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टो इसके नीचे आ जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ठीक है। ये एम एल इधर, एन ई स्क्वायर ए टो पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा, और v अपॉन आई को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। v अपॉन आई को रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे भी वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब देखिए इसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम, कांस्टेंट है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, गिवन कंडक्टर के लिए, किसी गिवन कंडक्टर के लिए सिंपल है कि कांस्टेंट होगी ये वैल्यू, है ना, तो ये भी कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंपल है कि कंडक्टर का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है कोलिजन का, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी एक कांस्टेंट है किसी भी गिवन कंडक्टर या फिर मटेरियल के लिए, सिंपल। सो दिस ऑल वैल्यू इज कांस्टेंट, कंप्लीट टर्म जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर v अपॉन आई इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आर, दिस इज रेजिस्टेंस। तो हम इस कंप्लीट टर्म को नाम दे देंगे अब रेजिस्टेंस आर। तो अब से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, आप इसे रट लीजिए इस फॉर्मूला को, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ओके। सो दिस इज रेजिस्टेंस। यहाँ से भी एक चीज़ और देख लीजिए आप, हमने बात की थी कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके। टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो भी हमने कंडक्टर यूज किया है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर को हमने सपोज इंक्रीज किया तो क्या होगा, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इनका जो मोशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, उनको हीट मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट मिलेगी, हीट मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कोलिजन भी ज़्यादा होंगे, है ना। अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से तेज़ी से वाइब्रेट करें, मीन्स एम्पलीट्यूड उनका बढ़ गया, पहले एम्पलीट्यूड कम है फिर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो क्या होगा, वहाँ पर वो
कोलिजन उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी वो कोलाइड करेंगे। जो फ्रीक्वेंटली कोलाइड हो रहा था उसमें और तेज़ी आ जाएगी, ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन ही क्या है, अपोजिशन है ना। ज़्यादा कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कोलिजन होगा उसमें कंडक्टर में, वही क्या है, अपोजिशन है मोशन का। इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कम कर पाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, बढ़ना चाहिए है ना। तो क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि पोजीशन बढ़ जाएगा। पोजीशन क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ा दिया। थर्मल वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गए, है ना। और कोलिजन ही क्या है, कोलिजन बेसिक कॉज है रेजिस्टेंस का, है ना। कोलिजन की वजह से अपोजिशन बढ़ता है और अपोजिशन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सिंपल सी बात। और हम यहाँ देखते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो फ्री रहता है, कितने टाइम इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ना, वो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन जब उसका कोलिजन ही बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी से कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से, और जल्दी से कोलाइड करेगा तो जो फ्री रहने वाला टाइम है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टॉ विल डिक्रीज। जब टॉ डिक्रीज होगा यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, सिंपल। तो मैथमेटिकली भी हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, और थियोरेटिकली भी हम बता सकते हैं कि कोलिजन बढ़ेगा तो अपोजिशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन बढ़ेगा। जो मोशन है उसका जो वो क्या होगा, अपोज होगा बाय द मेटल ऑफ द आयन, ठीक है। मेटल्स के जो आयन है, कंडक्टर के जो आयन है, पॉजिटिव आयन से उनसे टकराएगा बार बार, तो उनका कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन ही क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे वहाँ पर। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अपोजिशन बढ़ रहा है, अपोजिशन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो थियोरेटिकली भी बता सकते हैं और यहाँ से हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, जो VI वाली जो हमने टेबल बनाई थी, जो टेबुलेशन चार्ट बनाया था हमने, उसमें क्या होगा कि वो V और I लीनियर बिहेवियर शो नहीं करेगा। जो स्ट्रेट लाइन आई थी वो शो नहीं करेगा। वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट कम कम बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन बढ़ जाएगा, तो फिर करंट जो है धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट कम होने लगा। तो V और I का जो एक रेशियो आ रहा था, प्रॉपर रेशियो, फिक्स रेशियो मीन्स R कॉन्स्टेंट आ रहा था, वो R कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये R चेंज हो जाएगा फिर उस कंडक्टर के लिए, गिवन कंडक्टर के लिए, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ओके। अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, ओके। नाउ तो अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। जैसे हमने बताया था, टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, लेंथ को कांस्टेंट रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखना है। सो बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस हैं, उनको हमें चेंज नहीं करना है, तब वो ओबे करेंगे ओम्स लॉ को। बट ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, बिकॉज कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ कुछ मैनी सब्सटेंसेस तो फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस इसे ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, उनको कहेंगे हम ओमिक कंडक्टर। मीन्स उन सब्सटेंस से जो भी कंडक्टर बनेगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे, या ओमिक रजिस्टर कहेंगे, या ओमिक सर्किट कहेंगे। उस सर्किट में हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है, सर्टेन कंडीशन के साथ भी अगर वो ओबे नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर, या फिर नॉन ओमिक रजिस्टर, या फिर नॉन ओमिक सर्किट्स। तो दो तरह से हम कहेंगे इसको, यही इसकी लिमिटेशंस हैं। ओमिक कंडक्टर, एक होते हैं ओमिक कंडक्टर और दूसरे होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। उसको हम रजिस्टर भी कह सकते हैं, लिख देते हैं इस चीज़ को, ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक रजिस्टर या फिर ओमिक सर्किट, कुछ भी कह सकते हैं आप। ऐसे ही यहाँ पे भी नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर या फिर नॉन ओमिक सर्किट, कोई भी यूज कर सकते हैं।
तो देखिए जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबे कौन करते हैं, जिनके लिए वी और आई का जो ग्राफ है वो लीनियर बिहेवियर शो करता है। अगर वो लीनियर बिहेवियर शो नहीं करता है तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे, और जो लीनियर बिहेवियर शो करेंगे वी आई ग्राफ में वो ओमिक कंडक्टर होंगे, या फिर दोज कंडक्टर who obey Ohm's law is called ohmic conductor, and those conductor who do not obey Ohm's law is called non-ohmic conductor या फिर रजिस्टर, क्योंकि हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, तो वो रजिस्टर भी है, कंडक्टर भी है, वो किसी सर्किट में लग जाएगा तो उसको हम ओमिक सर्किट या फिर नॉन ओमिक सर्किट इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, और ये दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ मीन्स ये वी आई जो ग्राफ आता है लाइक दिस, जो वी आई ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन आएगा वी एंड आई का जो ग्राफ होगा। ओके, स्लोप सब जगह इसकी कांस्टेंट आएगी, तो इसको कहेंगे हम लीनियर बिहेवियर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दे शोज लीनियर बिहेवियर इन वी आई ग्राफ, और दे डू नॉट शो, और यहाँ पर दे डू नॉट शो कैसे करते हैं नॉन लीनियर बिहेवियर वो हम देखेंगे। दे डू नॉट शो लीनियर बिहेवियर इन वी आई ग्राफ, तो वो होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में चल रहा है ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, तो ओमिक कंडक्टर के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर ही होते हैं, सिंपल है, वो ओम लॉ को फॉलो करते हैं। कुछ मेटेलिक कंडक्टर मैनी सब्सटेंसेस फॉलो करते हैं। सो मेटेलिक कंडक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, और सिल्वर का हो सकता है। मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट, लेकिन स्मॉल करंट के लिए, फॉर स्मॉल करंट के लिए ही फॉलो करते हैं। अगर मेटेलिक कंडक्टर लार्ज करंट के लिए लेते हैं तो वो नहीं फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, वो हो जाते हैं फिर नॉन ओमिक कंडक्टर। तो हम यहाँ इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, मेटेलिक, देखेंगे अभी इस चीज़ को, मेटेलिक कंडक्टर, क्यों नहीं करते ये ऐसा, मेटेलिक कंडक्टर फॉर लार्ज करंट के लिए वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी देखेंगे, वैसे हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट, उसके लिए क्या आता है, एक ये लीनियर ग्राफ शो करता है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वी आई ग्राफ तो वो एक लीनियर ग्राफ शो करता है। लीनियर ग्राफ आता है वी आई का लाइक दिस। ओके, वी एंड आई, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम वी नेगेटिव और इधर आई नेगेटिव, मीन्स उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें। जैसे ये सर्किट है लाइक दिस, ये कंडक्टर है और इसको हमने एक सर्किट से यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ वोल्टमीटर लगाया था हमने लाइक दिस, यहाँ पे एक एमीटर लगाया था लाइक दिस। ओके, अगर हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, मीन्स करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। अभी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब फिर थोड़ी देर बाद हम क्या करें, इसको नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें, मीन्स करंट की डायरेक्शन फिर ये हो जाए। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तब भी ये जो मेटेलिक कंडक्टर है स्मॉल करंट के लिए ये लीनियर बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से देखें तो भी ये लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है, एक लीनियर ग्राफ आ रहा है, एक लीनियर लाइन आ रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये लाइक दिस। इसकी
रिवर्स कर दें, इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, किस में, मेटेलिक कंडक्टर्स में, किसके लिए, फॉर स्मॉल करंट के लिए। स्मॉल करंट की बात करेंगे, लार्ज करंट कौन सा है उसको देखेंगे अभी। तो फॉर स्मॉल करंट के लिए तो ये शो करते हैं लीनियर बिहेवियर, वो होते हैं ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक रेजिस्टेंस या फिर ओमिक सर्किट। ये वाला सर्किट ओमिक सर्किट कहलाएगा फिर, ठीक है। और ये जो होते हैं ये लार्ज करंट के लिए क्यों नहीं फॉलो करते, देखिए इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे सपोज वोल्टेज को हमने रखा 1000 वोल्ट, तो हमने देखा सपोज करंट है वहाँ पर 1000 एम्पियर, ठीक है, 1000 एम्पियर करंट आया, सपोज कर लिया हमने, काफ़ी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट है यहाँ पे, ठीक है। फॉर लार्ज करंट के लिए क्यों नहीं करेंगे फॉलो, इसे देखते हैं। अगर हमने वोल्टेज को कर दिया 2000 वोल्ट तो करंट हो गया फिर 2000 एम्पियर, के लिख देता हूँ मैं अब। वोल्टेज को किया हमने 3K वोल्ट, करंट हो गया 3K एम्पियर, ठीक है। 1000 को मैंने K कर दिया है, V 4K, I हो गया 4K एम्पियर। वोल्टेज को बढ़ाया हमने 5K वोल्ट, करंट हो गया 5K एम्पियर। वोल्टेज को किया हमने 6K वोल्ट, अभी तो लीनियर शो हो रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, करंट हो गया 5.9K। 6K होना चाहिए था लेकिन उतना नहीं बढ़ा, कितना हुआ 5.9K। इसको हमने 7K किया, करंट हुआ 6.5K, ओके। वोल्टेज को हमने 8 किलो वोल्ट इंक्रीज़ किया, करंट हुआ 7.3K। वोल्टेज को हमने 9K वोल्ट किया, करंट हुआ 8.1K, ठीक है। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये वाला जो रीज़न है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं यहाँ तक तो V/I एक कांस्टेंट है, यहाँ तक V/I क्या है, कांस्टेंट, मीन्स रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि V/I का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा। सिंपल है, यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही है, सबको डिवाइड करके देखो, यहाँ 6K को 5.9 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, 7 को 6.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से और ज़्यादा वैल्यू आएगी। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो उसका बढ़ रहा है लगातार। क्यों बढ़ रहा है, देखिए जब करंट को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो भी सर्किट होगा, अगर मान लीजिए कि इसमें हमने करंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे सर्किट में करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। हम पढ़ेंगे भी इस चीज़ को, देखिए H इक्वल्स टू होता है I²RT। H हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट या फिर कंडक्टर, I एम्पियर करंट, R उसका रेजिस्टेंस, T कितने टाइम के लिए हम वहाँ पे फ्लो करा रहे हैं। तो जैसे जैसे I को हम बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि करंट बहुत हाई है, यहाँ पे देखिए 1000 एम्पियर, 1K एम्पियर, है ना, 2K एम्पियर, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा सर्किट में, क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, है ना, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी उस कंडक्टर से। तो कंडक्टर हीट होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, मीन्स वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो बढ़ेगा, उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, है ना, जो टॉ है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ेंगे तो वो अपोजिशन होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, ये सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकली भी बता दिया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना, वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो रिलैक्स रहेगा ही नहीं, जब नहीं रहेगा रिलैक्स तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था पीछे, R इक्वल्स टू वॉट, क्या था वो, ml/NE²A दिस, है ना। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस वहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, VI ग्राफ, अब यहाँ देखेंगे V और I, ये V हमने y एक्सिस वाला ही ले लिया क्योंकि dV/dy सिंपल है कि स्लोप देगा वो, है ना।
तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, ये लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए करंट जो है कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज को लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट यहाँ तक तो देखिए लीनियरली बढ़ रहा है। इस ग्राफ पे देखिए यहाँ तक तो लीनियर बिहेवियर शो हो रहा है ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के बाद देखिए ये किस डायरेक्शन में टर्न कर गया, इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि जो वोल्टेज है उसको तो हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ से करंट ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। अगर करंट बढ़ता तो इसी के साथ लीनियरली जाता है ना, लेकिन करंट नहीं बढ़ पा रहा है, वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये वाला जो रीज़न है, ये ग्राफ का दिस रीज़न, इसको कहेंगे हम नॉन ओमिक बिहेवियर या फिर नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाएगा वो, है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये कहा जाएगा ओमिक बिहेवियर, ठीक है, या फिर लीनियर बिहेवियर या फिर नॉन लीनियर बिहेवियर, ओमिक बिहेवियर, ठीक है। यहाँ तो ओमिक बिहेवियर था, यहाँ से लेके यहाँ तक ओमिक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉन ओमिक बिहेवियर रहेगा। तो लार्ज करंट के लिए मेटेलिक कंडक्टर, वही मेटेलिक कंडक्टर स्मॉल करंट के लिए तो ओमिक कंडक्टर होता है, लेकिन उसमें करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो वही कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाता है, वही मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर हम डाल दें तो, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कॉपर सल्फेट हमने यूज़ किया एज ए इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट, और कॉपर के इसमें इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बिहेवियर शो करेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट शो करेगा जो बिहेवियर होगा, यहाँ अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं अगर हम यहाँ पर लाइक दिस, तो क्या होगा, ये जो बिहेवियर शो करेगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट से होके करंट पास करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा इसमें, ओके। जहाँ से करंट एंटर करता है उसको एनोड कहते हैं हम, जानते हो आप अच्छी तरह से, और जहाँ से करंट एग्जिट करता है उसको हम कैथोड कहते हैं, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है यहाँ पर क्या है, कौन है इलेक्ट्रोलाइट में, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट जो बिहेवियर शो करता है वो लीनियर बिहेवियर शो करता है। जब भी हम करंट को फ्लो कराएंगे तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उसके साथ करंट भी ऐसे ही लीनियरली चेंज होगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल रहता है, ओके। और नॉन ओमिक कंडक्टर, ये तो इसके दो एग्जाम्पल हमने बताए हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर के और बाकी के एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। तो मैनी सब्सटेंसेस ओबे ओम्स लॉ फॉर सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर, लेंथ और एरिया, ये सारी फिजिकल कंडीशंस हैं, उनको हम क्या रखेंगे, अनचेंज्ड रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर में हम बात करें एक और एग्जांपल्स की, ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं अभी इसके हम। नॉन ओमिक कंडक्टर के एक एग्जांपल हमने देख लिया कि मेटेलिक कंडक्टर फॉर लार्ज करंट इज नॉन ओमिक कंडक्टर, या फिर नॉन ओमिक रजिस्टर, या फिर नॉन ओमिक सर्किट कहलाएगा वो, ओके। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए अभी सेमीकंडक्टर फिजिक्स आएगी आपकी, सेकंड बुक का पार्ट है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में, वहां हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, ओके। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, किसका, नॉन ओमिक कंडक्टर का, पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। जब हम उनको बनाते हैं, पीएन जंक्शन बनता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जब हम करंट फ्लो कराते हैं, वोल्टेज कोई भी बैटरी लगा के वहाँ जो करंट फ्लो कराते हैं, फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड बायस करंट और रिवर्स बायस करंट के लिए। अभी तो आपकी समझ नहीं आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुँचेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पहुँचेंगे, वहाँ समझ आएगा आपको। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, फ्यूज़ करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिला के। तो वहाँ जो जंक्शन बनता
होता है पी और एन के बीच में, वो पी एन जंक्शन डायोड कहलाता है। तो पी एन जंक्शन डायोड में जब हम वहाँ पर करंट फ्लो कराते हैं बैटरी के थ्रू, तो वहाँ हम देखते हैं जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इधर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, इधर नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट ले लेते हैं हम। तो वहाँ पर रिवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट लेंगे, करंट को एक डायरेक्शन में रखेंगे तो ये एक पार्ट लेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले भी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। काफ़ी टाइम तक करंट ज़ीरो रहता है वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी टाइम तक। उसके बाद एक एवलेंस ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर जंक्शन का, तब जाके उस जंक्शन डायोड से कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ठीक है। वहाँ हम बैटरी के थ्रू इस तरीके से करंट जब फ्लो कराते हैं, ओके, तो वहाँ क्या होता है कि एवलेंस ब्रेकडाउन होता है इस जंक्शन में, जंक्शन ब्रेक होता है, तब जाके करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है कुछ टाइम बाद। 0.2 या 0.6 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे वो वैल्यू होती है। तो उतना पोटेंशियल तो अप्लाई कर देते हैं, तब तक तो करंट जीरो ही रहता है। तो ये कैसा बिहेवियर है? नॉन लीनियर बिहेवियर या फिर नॉन ओमिक कंडक्टर, ओके। इसकी करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, करंट की डायरेक्शन को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ, ओके। यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट रखते हैं जब हम फॉरवर्ड बायस पे रखते हैं, यहाँ माइक्रो एम्पियर में करंट रखते हैं। बहुत कम करंट मिलता है जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं ना, फिर तो बहुत ही कम करंट हमको मिलता है, उसको हम माइक्रो एम्पियर में लेके चलते हैं। और ये मिली एम्पियर में लेके चलते हैं जब हम पहली वाली डायरेक्शन में रखा था, फॉरवर्ड बायसिंग में रखा था, फिर रिवर्स बायसिंग में रख रहे हैं, तो रिवर्स बायसिंग में हमको माइक्रो एम्पियर में करंट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये 2 वोल्ट लगभग प्लस 2 वोल्ट या फिर यहाँ पे माइनस 2 वोल्ट, यहाँ पे लगभग 1.5 के करीब होती है वैल्यू, 1.5 कंफर्म करना। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये फिगर गिवन है, ओके। सो दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर है, ये भी नॉन लीनियर बिहेवियर है। तो पीएन जंक्शन डायोड इज शोइंग नॉन लीनियर बिहेवियर, सो दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। तो पीएन जंक्शन डायोड भी क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका, वाटर वोल्टामीटर। इसे रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ से, वाटर वोल्टामीटर। देखिए वोल्टामीटर क्या होता है? वोल्टामीटर हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है ना, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो वोल्टामीटर होता है। तो वाटर वोल्टामीटर कौन सा होता है? थर्ड एग्जांपल इसका वाटर वोल्टामीटर, ठीक है। वाटर वोल्टामीटर मीन्स एक इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है सिंपल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने ये एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने वाटर वोल्टामीटर होता है, वाटर एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4 उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसका? वाटर एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4, वाटर प्लस H2O प्लस डाइल्यूट H2SO4 हम इसमें मिलाते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइसिस बनता है उसको इस कंटेनर में भर लेते हैं। और ये जो वोल्टामीटर बनता है इसको कहते हैं हम वोल्टामीटर। मीन्स वाटर का जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये वाला जो वोल्टामीटर है कहलाता है वाटर वोल्टामीटर। और जब हम इसमें इलेक्ट्रोड्स डिप करके करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रोड्स डिप करके जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं थ्रू अ बैटरी, ओके, तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट फ्लो होता है उससे पहले क्या प्रोसेस होती है इसमें पता है? यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो ये एनोड हो गया, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है तो ये कैथोड हो गया, ओके। तो देखिए पहले जैसे ही हम यहाँ पे सर्किट को ऑन करते हैं, यहाँ सर्किट को ऑन करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया सिंबल मैंने, जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं तो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव एंड है, ठीक है, यहाँ पर जो
जो देखिए H2O जो है ये ब्रेक होगा H++ आयन और ऑक्सीजन माइनस में। यहाँ पे ऑक्सीजन मीन्स नेगेटिव आयन भी इसमें रहते हैं, इसमें पॉजिटिव आयन भी रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस। स्टार्ट में क्या होता है कि ये क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इधर मूव करना स्टार्ट करती है। स्टार्ट में थोड़ी देर के लिए होता है, ये बस ध्यान रखना। और ये हाइड्रोजन के जो H+ आयन है ये इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ। जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन के आयन जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2H+ आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो क्या बनाएगा, H2 का हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पर फिर, ओके। और ये एक सब्सटेंस की फॉर्म में कह सकते हैं आप, गैस के मीन्स एक एटम बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का। अब ये आयन नहीं रहा, ये तो आयन थे, हाइड्रोजन का आयन था, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो कैथोड पर यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड, लेकिन ये था तो नेगेटिव पहले से, लेकिन थोड़ी देर के लिए बात करें, इस मोमेंटरी टाइम के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मोमेंटरी टाइम के लिए पॉजिटिवली चार्ज माना जाएगा, क्या, कैथोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, लिबरेट हो रही मीन्स फ्री हो रही है। और जब ऑक्सीजन का जो नेगेटिव आयन है जब ये यहाँ जाएगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक है, ये इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट होती है, ठीक है। 2 जब इसके जाएंगे ऑक्सीजन के तो ये क्या करेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे इसको। 2 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, वो 2 ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट होगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए ये तो नेगेटिवली चार्ज बन गया, थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ठीक है बात। तो यहाँ देखिए एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है इसके अगेंस्ट, बैटरी वाला जो EMF है, बैटरी वाला जो EMF है उसके अगेंस्ट। बैटरी की डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा। हमने यहाँ से स्विच ऑन किया लेकिन इससे करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में एक EMF सेटअप हो जाता है और उस EMF को किल करने के लिए बैटरी वाला EMF थोड़ी देर के लिए वहाँ पर काम करता है, तब जाके वहाँ करंट शुरू होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस। स्टार्ट में करंट 0, अचानक से करंट स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे V और I का जब हम ग्राफ देखेंगे, जैसे जैसे हम फिर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फिर लीनियर यहाँ पे बिहेवियर शो होता है। लेकिन स्टार्ट में तो करंट क्या रहती है, 0 रहती है। यहाँ से फिर वो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर ही ये स्टार्ट होता है इसमें से करंट का फ्लो। तो स्टार्ट में फॉर ए मोमेंट टाइम यहाँ पर एक EMF सेटअप हो जाता है अगेंस्ट द दिस EMF, ठीक है, अप्लाइड EMF को। तो जब अप्लाइड EMF के अगेंस्ट एक EMF सेटअप हो जाएगा तो उसको वो पहले किल करेगा, तब जाके वहाँ पर उस सर्किट में करंट फ्लो होगा। सो दिस इज वाटर वोल्टामीटर इज ए नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से ओरिजिन से ही इसने बिहेवियर फॉलो नहीं किया है। लीनियर बिहेवियर यहाँ तो फॉलो कर रहा है, इस रीजन में तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इस रीजन में लीनियर बिहेवियर ये शो नहीं कर रहा है। इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक 0 है करंट, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर वाटर वोल्टामीटर भी एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, ठीक है बात। यहाँ V कर देते हैं इसको, ये V कर देते हैं, इसको I कर देते हैं, ओके, क्योंकि हमने यहाँ V लगा दिया, V0 एक वैल्यू पर, मीन्स वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट 0 है, ठीक है। इसे देख लेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। नॉन ओमिक बिहेवियर है ये, नॉन ओमिक कंडक्टर है वाटर वोल्टामीटर का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, थायरिस्टर का, ओके। थायरिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि पावर कंट्रोलिंग स्विचेस में हम यूज़ करते हैं, पावर कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं थायरिस्टर को। और ये भी P टाइप और N टाइप के अल्टरनेट हम लेयर्स यूज करके बनाते हैं। तो थायरिस्टर ये भी आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने को मिलेगा।
थायरिस्टर। ओके, ये भी कुछ पी टाइप, और जैसे ये पी टाइप हो गया एक, फिर इसके बाद एक एन टाइप, ठीक है, फिर एक पी टाइप और एक फिर एक एन टाइप। इस तरह से 4 लेयर ले लेते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की 4 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर एक फ्यूज करके हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड, जब हम करंट फ्लो कराते हैं यहाँ गेट बनता है। एक्चुअल में ये एक लॉजिक गेट्स होते हैं। थायरिस्टर क्या होता है? लॉजिक गेट्स। देखिए लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर काम करता है लॉजिक गेट्स पे, है ना। लॉजिक गेट्स क्या है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी हम खुद से एक ऐसा सिस्टम जिसे हम खुद बनाते हैं, खुद एग्जीक्यूट करते हैं उस सिस्टम को, और वो हमारे अकॉर्डिंग ही वोल्टेज या हमको आउटपुट देता है। हम चाहते हैं कई बार कि हमने वोल्टेज दिया लेकिन हमको करंट नहीं चाहिए, कई बार हम चाहते हैं कि हमने वोल्टेज को कम किया, करंट हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह का एक मैजिक होता है कि लॉजिक गेट में जो हमारे इनपुट ऑपरेशंस हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली आउटपुट हमको मिलती है वहाँ पर, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके की डिवाइस होती हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं हम इसको। आपको डिटेल में ये वहीं मिलेगा पढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, ठीक है। तो जैसे ही हम इनपुट देते हैं हम अकॉर्डिंगली सेट करते हैं आउटपुट को वहाँ पर। तो थायरिस्टर भी यहाँ पर शो करता है नॉन ओमिक बिहेवियर। कैसे शो करता है उसका ग्राफ देखते हैं हम। मेन चीज़ तो हमारा ग्राफ देखना है। उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस, लाइक दिस। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ पर हम जब देखते हैं इसका ग्राफ लाइक दिस आता है इसका ग्राफ। और यहाँ पे करंट आई, स्मॉल करंट इज हियर, सॉरी करंट, नेगेटिव करंट हियर इन पॉजिटिव करंट हियर। इसका जो देखिए मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, देखिए ये ग्राफ तो लीनियर है ही नहीं, सिंपल। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ले लिया हमने, यहाँ नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, मींस रिवर्स किया, ठीक है। पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने करंट को फ्लो कराया, फिर हमने एक पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में, मींस करंट की जो डायरेक्शन है हमने रिवर्स कर दी, सिंपल सी बात। तो यहाँ हम जब ग्राफ को देखते हैं, देखिए तो ये कोई भी लीनियर बिहेवियर नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ एक यूनिक, कोई भी यूनिकनेस नहीं है इस ग्राफ में, नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। दोनों ही डायरेक्शंस में ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ से एक पॉइंट और है इसका, देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर, एक ही वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर करंट की 2 वैल्यू मिल रही हैं हमको। कितना इंटरेस्टिंग है ना। वोल्टेज की एक ही वैल्यू है लेकिन हमको करंट की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, मोर देन 2 वैल्यू भी मिल जाती हैं कई बार। तो थायरिस्टर वो हमारे अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि हमने उसको कैसे डिज़ाइन किया है, उस सर्किट को हमने कैसे डिज़ाइन किया है, उस लॉजिक गेट को हमने कैसे डिज़ाइन किया है, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर, जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वो हम खुद डिसाइड करते हैं। सो नॉट ए लीनियर बिहेवियर, पहली बात। और दूसरी बात कि फॉर वन वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी फॉर वन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल देयर आर 2 वैल्यूज़ और 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़ ऑफ करंट, ठीक है। करंट की 2 से ज़्यादा वैल्यू हैं फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। और देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, दोनों के लिए ग्राफ बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए इसमें, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, इसमें देखिए वोल्टेज, हम इधर आते हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं तो वोल्टेज डिक्रीज़ होगी लेकिन करंट इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ग्राफ जो है ऊपर को उठ रहा है ना, ग्राफ का जो स्लोप है वो ऊपर को जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो करंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन करंट यहाँ इतना है, यहाँ वोल्टेज कम है लेकिन करंट यहाँ ज़्यादा है ना। यहाँ करंट इतना है, यहाँ करंट इतना है, मीन्स करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि वी आर डिक्रीजिंग द वोल्टेज बट करंट इज इंक्रीजिंग। यहाँ इस सर्किट से, इसका जो सर्किट होगा थायरिस्टर का, उससे जो हमको आउटपुट मिलेगा उसमें क्या होगा, वी विल डिक्रीज द वोल्टेज बट करंट विल इंक्रीज। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वोल्टेज को कम कर रहे हैं लेकिन करंट बढ़ रहा है, ठीक है। सो देयर इज नो यूनिकनेस इन दिस ग्राफ, क्लियर है। सो दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसा ही गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर होते हैं। देखिए ये पावर कंट्रोलिंग स्विच होते हैं, ओके। पावर को कंट्रोल करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, आउटपुट को अपने हिसाब से। ऐसे ही एक और होता है गैलियम आर्सेनाइड, वो भी एक सेमीकंडक्टर होता है। उसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। मेन उसका ग्राफ क्या है, कुछ इस तरीके से आएगा। गैलियम आर्सेनाइड ये भी एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड होता है, ये गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट देख लेना कौन सा नंबर है ये, गैलियम
आर्सेनाइड, ऑर्सेनाइड, GAAS, ठीक है। ये भी एक सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम यूज करते हैं LEDs, FET, ओके, बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं हम उसमें इसे यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड को, और ये भी एक स्विचेस एज ए स्विच यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। एंड मैनी लॉजिक गेट्स में हम यूज करें, ये भी एक लॉजिक गेट्स है, अपने अकॉर्डिंगली हम इसको सेट करते हैं जैसा हमको चाहिए होता है। तो इसका बिहेवियर जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका भी। तो कुछ किस तरीके से आता है इसका जो वोल्टेज एंड करंट का जो बिहेवियर आता है इसका, वो कुछ इस तरीके से आता है, जो ग्राफ होता है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। तो इसको हम देखें यहाँ पर, तो देखिए थोड़ा सा रीजन है यहाँ पर कि जो कि लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है, देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ इतना जो पार्ट है इसका, देखिए इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉन लीनियर बिहेवियर है, एकदम कंप्लीटली नॉन लीनियर बिहेवियर, ठीक है। ये वाला जो बिहेवियर है इसका नॉन लीनियर है, क्योंकि V और I में कोई भी लीनियरिटी नहीं है, V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो V और I प्रोपोर्शनल होंगे तभी वो ओमिक कंडक्टर होगा, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, सिंपल सी बात है। ये सेमीकंडक्टर होते हैं गैलियम आर्सेनाइड, ओके। ये वाला रीजन देखिए, ये दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है, नेगेटिव रेजिस्टेंस इस पार्ट में, इस पोर्शन में जो रेजिस्टेंस है दैट इज नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव रेजिस्टेंस? देखिए क्योंकि हम देखिए वोल्टेज को तो इंक्रीज कर रहे हैं बट करंट डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा वी तो इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा वी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट डेल्टा आई चेंज इन करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डेल्टा वी तो पॉजिटिव होगा, जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब करंट घटेगा तो डेल्टा आई को हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई जब फिर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ओके। करंट की क्या आएगी, एक फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो दैट इज -R। सो दिस इज शोइंग नेगेटिव रेजिस्टेंस पोर्शन, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस पोर्शन। सो ये भी क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर और नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। So these are the examples of ohmic conductors and non-ohmic conductors। तो ohmic conductors कौन होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, या फिर कहें हम इनके लिए V and I is directly proportional to V is directly proportional to I, it holds good, it does not hold good, V and I does not hold गुड, ठीक है। V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं, वो होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर या फिर नॉन ओमिक रजिस्टर्स या फिर नॉन ओमिक सर्किट्स या फिर ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक सर्किट या फिर ओमिक रजिस्टर। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओके। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ओम्स लॉ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी आई थिंक रजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज रो के बारे में आज हमने देखा था R = L/A, तो वहाँ हम रजिस्टिविटी की चीज़ें देखेंगे, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।